सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना फोर्स। फोर्स के साथ में न्यूटन्स के नियम देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये अपना साइंस का एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फुल कोर्स चल रहा है। ज़्यादातर आस्पेक्ट कवर किए जा रहे हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यही अपना क्रैश कोर्स या फुल कोर्स ये देख लेंगे तो आप 60 से 70% सवाल या 80% तक सवाल आसानी से सॉल्व कर लोगे। एंड कुछ न्यूमेरिकल टाइप के सवाल या ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। ओके, एप्लीकेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ से आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगी, डिस्कशन वीडियो, जिसमें मैंने समझाया हुआ है सारी चीज़ें। जैसे कि कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे फोर्स वाला टॉपिक है, वो फोर्स वाला टॉपिक कराया है, उसी के साथ में मैंने उससे रिलेटेड पुराने ईयर्स में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाएं। ओके, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू देख लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगा। पीडीएफ डाउनलोड कर ही सकते हैं वहाँ से। एंड क्यूज है, आपको हर टॉपिक के साथ में क्यूज मिल जाएगी 10 सवालों और 15 सवालों की। आप जो टॉपिक देख लें, उसके बाद में पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लें, उसके बाद में आप क्यूज सॉल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आप एप्लीकेशन पे जाके वो सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वो टॉपिक के रूप में हम फोर्स ले रहे हैं। ठीक है, नाम तो आपने वैसे ही सुना होगा, बल क्या होता है। बल आसानी से सुना है होगा नाम। किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना, ये बल कहलाता है। बहुत आसान है, किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इसके साथ में हम न्यूटन्स लॉ भी देखेंगे। कुछ यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं आपके लिए। ओके, देखो यहाँ पे मैग्नेट्स या चुंबक का यहाँ पे जोड़ा दिया हुआ है। इधर की साइड में एक पुली के द्वारा किसी वस्तु को खींचा जा रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी समतल जगह पे रखी हुई है, और यहाँ पे कोई महिला है जो किसी बॉक्स को धक्का दे रही है। ओके, इस तरीके से यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें आप खुद से सोचिए। इनमें क्या आपको दो वस्तुओं के बीच में परस्पर अंतःक्रिया दिख रही है? यस। देखो पहला एग्जाम्पल जो है उसमें दो मैग्नेट, दो चुंबकों के बीच में अंतःक्रिया दिख रही है। अगर दो चुंबकों को आप पास में लाते हैं, या तो वो एक दूसरे को दूर फेंक सकते हैं, विकर्षित कर सकते हैं, या एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। अगर दोनों की ध्रुव समान है, एन और एन, अगर उन्हें पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे। अगर एस और एस यानी समान ध्रुवों को पास लाएंगे तो भी वो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। अगर आप अपोजिट ध्रुवों को पास में ले आते हैं, एन और एस को, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात फोर्स की चल रही है, तो फोर्स में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि दो वस्तुओं के बीच में परस्पर अंतःक्रिया हो रही है। दो वस्तु कौन सी हो गई? इधर वाली चुंबक और इधर वाली चुंबक, तब भी वो फोर्स लग रहा है। अगर दो वस्तुएं नहीं हो, अकेली चुंबक हो, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। ओके, तो ये दो वस्तुओं के बीच में फोर्स लगने वाला होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपके लिए पुली वाला मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो नीचे की साइड में जो वस्तु नीचे की साइड में लटकी हुई है, उस वस्तु पर भी दो अंतःक्रियाएं हो रही हैं। वो जो वस्तु है उस पर नीचे की साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और ऊपर की साइड में हम पुली से खींच रहे हैं, रस्सी से खींच रहे हैं, तो उसके कारण वहां पे फोर्स लग रहा है। सेम टू सेम जो रस्सी है उस पर दो फोर्स इधर की साइड में भी लग रहे हैं। इधर की साइड में व्यक्ति खींच रहा है, दूसरी साइड में वहां पे वस्तु उसे नीचे की साइड में खींच रही है। तो दो वस्तुओं के बीच में परस्पर अंतःक्रिया हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि ये, इस एग्जाम्पल में आपको लग रहा होगा कि वस्तु तो एक ही है, यहाँ टेबल है, नीचे टेबल पर रखी हुई है वस्तु, तो इसमें दूसरी वस्तु कहाँ से आई? आपको परस्पर अंतःक्रिया कहाँ दिख रही है? एक्चुअली में न्यूटन का एक नियम है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का थर्ड नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब जब आप किसी वस्तु को टेबल पे रखते हो, मान लीजिए इस पेन को मैं टेबल पे रख देता हूं, तो इस पेन का इंटरेक्शन हो रहा है उस टेबल के साथ में, उस टेबल के साथ में क्रिया हो रही है, तभी वहां पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये पेन जो है वो टेबल पे फोर्स लगाने वाला है, और टेबल जो है अपर डायरेक्शन पे इस पेन पे फोर्स लगाने वाली है। ओके, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो देखेंगे। इधर की साइड में एक महिला, ठीक है, यहाँ पे हम एक महिला है, वो किसमें बॉक्स पर धक्का दे रही है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, इधर महिला और इधर की साइड में अपना बॉक्स हो गया। तो इन दोनों के बीच में परस्पर अंतःक्रिया हो रही है। ओके, तो अगर इन उदाहरणों को देखें तो दो वस्तुओं के बीच में परस्पर क्रिया हो रही है, तो दो वस्तुओं के बीच में होने वाली परस्पर क्रियाओं को फोर्स या बल कहा जाता है। फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट।
फोर्स का सीधा सीधा मतलब होता है या तो पुश करो किसी चीज को या पुल करो। पुश यानी धक्का देना या खींचना। ओके, आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, आप किसी चीज को खींच रहे हो तब आप फोर्स लगा रहे हो। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल है, एक रस्सी है, इस तरीके से दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब ए इस साइड में खींच रहा है, बी इस साइड में खींच रहा है। ओके, तो ये रस्सी पर दोनों लोग जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। जिसके पास में फोर्स अधिक होगा वही व्यक्ति अपनी साइड में रस्सी को खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पे साइड आई, जिसके पास में ज्यादा फोर्स होगा, जिसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा मतलब नेट फोर्स जिधर होगा। ठीक है, तो अगर ए के पास ए जो है वो अधिक ताकतवर है और उसके अंदर जो फोर्स है वो अधिक फोर्स लगा रहा है, तो ये ए जो है वो वस्तु को अपनी साइड में खींच लेगा, इस डायरेक्शन में खींच लेगा। डायरेक्शन आई ना, तो डायरेक्शन के कारण ये रस्सी जो है ए की साइड में चली जाएगी। तो फोर्स जो है वो अपने आप में सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, दिशा शामिल है। ठीक है, इसमें दिशा शामिल हो रही है तो ये क्या हो गई, सदिश राशि। सदिश का मतलब ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा होती है। ओके, तो बल हमेशा एक दिशा होती है, बल्कि हमेशा एक दिशा होती है, हमेशा एक दिशा होती है। बल तभी लग रहा है तब कोई न कोई दिशा है। ओके, जैसे कि इस पेन पे नीचे की साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसकी कोई दिशा है। अगर इसे टेबल पे रख देंगे तो टेबल से क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण ऊपर की साइड में भी बल लगने वाला है। ठीक है, जब बल इक्वल हो जाते हैं, दो बल, इंट्रैक्शन तो दो वस्तुओं के बीच में होगा, दो ही बल लगेंगे एक साथ में। जब दो बल इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तब वस्तु साम्य में या स्थिति एक रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, स्थिति में जिसे बोल सकते हैं जो मूव नहीं कर रही है, अगर बल दोनों समान हो जाते हैं। अगर दोनों बल असमान है या असंतुलित बल हैं, ठीक है, दोनों जो बल लगाए हैं वो असंतुलित हैं, तो ऑटोमेटिक ही वस्तु जो है वो एक साइड में गति करने लग जाएगी जिस साइड में अधिक बल है। तो बल जो हुई वो सदिश राशि हुई। ओके, तो यहाँ पे फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये पुली वाला एग्जांपल है, यहाँ पे कोई भार है, वजन है। ओके, इस पर नीचे की साइड में जो बल लग रहा है वो ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगला टॉपिक जो है अपना न्यूटन के बाद में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। सो डोंट वरी, आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और दूसरा, इस पुली के कारण यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति इसे खींचने की कोशिश कर रहा है। ओके, कोई व्यक्ति, कोई ना कोई तो व्यक्ति है जो इसे खींचने की कोशिश कर रहा है। ओके, ओके, इस तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जिसका भी बल ज्यादा होगा, अगर हो सकता है इस वस्तु पे लगने वाला ग्रेविटेशनल बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, उसके कारण जो है वो ज्यादा हो जाए वहां पे, तो ये वस्तु नीचे की साइड में चली जाएगी और पुरुष उस व्यक्ति को खींच नहीं पाएगा। अगर जो व्यक्ति है इधर की साइड में वो अधिक बल लगा देता है इस वस्तु में, वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उससे अधिक बल लगा देता है, तो अपनी साइड में उस वस्तु को खींच लेगा। तो बल एक सदिश राशि है। ऐसे ही यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, यहाँ एक टेबल है। ओके, इस टेबल पे एक पुस्तक रखी हुई है, साइंस की पुस्तक है। ओके, और ये टेबल की जो है वो सतह है, इस तरीके से सतह। जस्ट अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी आगे क्रिया प्रकृति नियम आएगा तब आप देख लेंगे आसानी से। इस पुस्तक पर, ये जो पुस्तक है इस पर नीचे की साइड में, इसके सेंटर से लगेगा, नीचे की साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सेम उसी पुस्तक पर ऊपर की साइड में भी टेबल उसे ऊपर की साइड में पुश कर रही है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हो रहा है। जब ये दोनों बल समान है तो ये वस्तु, पुस्तक जो है वो किस में आ जाएगी, साम्य में आ जाएगी। ओके, साम्य में आ जाएगी, तभी ये पुस्तक जो है रेस्ट में रहेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जो कमजोर टेबल हो, मान लीजिए कमजोर टेबल है, इस पे हम 500 केजी वजन रख देते हैं। ओके, 500 केजी। अब इस 500 केजी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो लगने वाला है 500 इंटू 9.1 कर देंगे तो करीब करीब 5000 न्यूटन के आसपास में फोर्स लगने वाला है। और हो सकता है कि ये जो टेबल है ये उतना क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर में यहाँ पे वो नहीं पहुंचा पाए, उसे रोक नहीं पाए, तो हो सकता है वो टेबल भी टूट सकती है। ओके, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो आगे आने वाला है तब समझेंगे, बट यहाँ पे इतना समझ लीजिए, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सम डायरेक्शन, किसी ना किसी दिशा में काम करता है, एंड जो फोर्स जो है वो वेक्टर राशि है। ओके, आगे आपको समझ में ये फोर्स। अच्छा, एक चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, प्रकृति के जो मूलभूत बल हैं वो 4 हैं, प्रकृति ने बना के दिए। बाकी जो है हमने अलग अलग से डिस्कवर किए हैं, अलग अलग चीजों को समझने के लिए, बट बाय नेचर प्रकृति के द्वारा
जो 4 बल जो है बना के दिए गए हैं, ठीक है। एक है अपना गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी अपना विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है अपना न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, और चौथा है अपना वीकर न्यूक्लियर फोर्स यानी कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। नाभिकीय बल जो होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, वीकर में कुछ जैसे वंडरवाल बल वगैरह इस तरीके से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अब सबसे जो कमजोर बल है वो अपना गुरुत्वाकर्षण बल ही है, ओके। बट ये 4 आपको याद रखना है। प्रकृति के जो मूलभूत फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और कमजोर नाभिकीय बल, ठीक है, इस तरीके से हैं, ओके। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर वहां पे लगता है, ओके। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वंडरवाल टाइप का जो बल होता है उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी तब उसमें भी और अच्छे तरीके से समझाएंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। ये तो हो गए प्रकृति के द्वारा दिए गए बल कौन 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 से होते हैं, ओके। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। देखो ऐसे साधारण तरीके से आप फोर्स को समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखी होती है। मान लीजिए मेरे पास में इस जगह पे ये टेबल पे ये रखा हुआ है, ठीक है। ये टेबल पे ये अपना पानी की बोतल रखी हुई, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट पर मैं कोई फोर्स लगाता हूं, फोर्स वन डायरेक्शन में इस साइड में लगा सकता हूं या इस साइड में लगाता हूं। अब देखिए कुछ समय तक तो ऐसा होगा कि शुरुआत में फोर्स में इतना नहीं लगा पाऊंगा कि इसका जो इनर्शिया या घर्षण के कारण जो बल लग रहा है उसे मैं बराबर कर सकूं, लेकिन जब मैं और अधिक बल लगाऊंगा तो ये वस्तु जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, यहां से लेके दूसरी साइड में चल जाएगी। इस तरीके से ये वस्तु जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन इधर से लगाता हूं तो ये वस्तु जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। जब ये वस्तु पोजीशन चेंज कर रही है यानी उसके वेग में चेंज आ रहा है, ठीक है। पहले उसका वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे उस पर फोर्स लगा जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, और वेग में परिवर्तन को बोला जाता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स का जो वैल्यू होती है वो इस वस्तु के द्रव्यमान और वो जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उस पर होती है। या दूसरा तरीके से मैं बोलूं, जो इस वस्तु का द्रव्यमान मैं मान लेता हूं, इस वस्तु का द्रव्यमान है 2 kg, ओके। इसमें पानी भरा हुआ है एंड 2 kg में इसका द्रव्यमान मास मान लेता हूं। मास का मतलब मैं बता चुका हूं, किसी भी वस्तु के अंदर कितना मैटर उपस्थित है, कितना द्रव्य उपस्थित है, ये मास कहलाता है, ओके। तो मैं अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से, और इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, वेग में चेंज आ रहा है क्योंकि शुरुआत में 0 था और फोर्स लगाते गए तो वहां पे चेंज आता गया। तो आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो फोर्स है उसके कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न हो गया। तो इस त्वरण की वैल्यू जो है वो इस वस्तु के द्रव्यमान पर और लगाए गए फोर्स पर निर्भर करती है। इस वस्तु के द्रव्यमान पर और लगाए गए फोर्स पर त्वरण की वैल्यू डिपेंड करेगी, ओके। त्वरण मैं पहले बता चुका हूं, त्वरण एक सदिश राशि है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, सेम टू सेम फोर्स भी एक सदिश राशि हो गई, ओके। फोर्स यानी बल भी एक सदिश राशि हो गई। अब आपको ये क्लियर हो गया वो फोर्स का मतलब क्या हुआ। तो जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू फोर्स अपॉन एम, बल बटे उसका द्रव्यमान होने वाला है, ओके, ठीक है। तो मोशन क्या मतलब बताया, पोजीशन चेंज करना, ये कहलाता है मोशन, ठीक है। वेलोसिटी उसमें वेग जिसमें स्पीड चेंज होती है और जिसके मोशन चेंज होने के कारण वो उसमें वेलोसिटी जनरेट होती है, और वेलोसिटी जनरेट होने के कारण उसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। और एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या जरूरी होता है, फोर्स, ठीक है। आप कुछ भी साइकिल चला रहे हैं तो उस साइकिल के लिए चलाने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, तब जाके उसमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण आता है, और त्वरण के कारण वहां पे वेग जो है वो परिवर्तित होता है, 0 से बढ़ता जाता है, और आप उसे घटाना चाहें तो वो ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक लगाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके, दैट्स इट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्स क्या होता है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है, जिसके कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये पानी की बोतल अभी तो कम वजन है इसके अंदर, अगर इसी के अंदर में बहुत ज्यादा वजन होता, इसके अंदर 100 किलो वजन मान लेता मैं, और पूरी मेहनत करके इसे धक्का देता, इस तरीके से पूरी मेहनत करके धक्का देता,
और इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। एक कंडीशन तो ऐसी पोजीशन में चेंज हो गया, दूसरी कंडीशन में खूब मेहनत कर रहा हूं, या चींटी इधर से, एक चींटी मान लेता हूं, चींटी मान लेता हूं, या कोई छोटा सा प्राणी मान लेता हूं, वो इधर से इस पे पूरा जोर लगा रहा है, पूरा बल लगा रहा है, पूरा धक्का देने की कोशिश कर रहा है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की साइड में जा नहीं रही है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वहां पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, कोई बल नहीं लगाया गया आदमी। मतलब कहने का ये है कि बल जो है उसमें पोजीशन चेंज होना जरूरी होता है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अगर आप किसी दीवार में बहुत जोर से मेहनत करके धक्का देते जा रहे हो, 1 घंटा हो गया आपको धक्का धक्का देते हुए, आप अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो दीवार कहीं भी चेंज नहीं हुई, पोजीशन उसका चेंज नहीं हुआ, तो फिजिक्स के अनुसार आपने कोई फोर्स नहीं लगाया वहां पे, क्योंकि पोजीशन चेंज होना जरूरी है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो सामने वाली वस्तु के द्वारा आप पर जो बल लगाया जा रहा है उससे कम है। ओके, यानी जैसे दीवार है, दीवार के अंदर इनर्शिया है, घर्षण है, या जो भी है, उसके कारण आप उसे सरका नहीं पा रहे हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ। ठीक है, अगर ये महिला यहाँ पे इसे पुश करके इस साइड में ले जाती है तो ये फोर्स लगा रही है। ओके, एंड अगर ये बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रख पाती है और इसे पुश नहीं कर पाती है तो वहां पे फोर्स जो होगा वो 0 कहलाएगा। ओके, बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, ये अभी मैंने बताया कि जब भी हम बल लगाएंगे वस्तु पे तो उसके कारण क्या है, वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण। बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है जिससे वस्तु की पोजीशन में चेंज होता है, वस्तु जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो अभी जो त्वरण की वैल्यू है, ए की वैल्यू जो है वो जो लगाया गया बल है, और अपॉन मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, ए यानी त्वरण, एफ यानी आरोपित बल, ठीक है, और अपॉन मास यानी द्रव्यमान। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, एफ वेक्टर इक्वल टू एम डॉट ए वेक्टर। जिस दिशा में बल लगाया जाएगा, जिस दिशा में नेट बल ज्यादा होगा, उसी दिशा में वहां पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा। ये जो वेक्टर का निशान होता है, ये आपने अगर नहीं देखा है तो किसी भी वस्तु के ऊपर इस तरीके से निशान लगा देते हैं, इसका मतलब वो सदिश राशि है। ओके, अगर इस वेक्टर को इस साइड में इस तरीके से लगा देते हैं तो ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ मात्रा, उसमें दिशा नहीं दिखानी होती। ओके, कहीं कहीं पे आपको दिशा दिखाने की जरूरत नहीं होती है, भले ही वो सदिश राशि है, तो उसमें हम इस तरीके से दोनों तरफ ये लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे एक्सेलरेशन की वहां पे कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, F इक्वल टू 12 न्यूटन। अगर इस तरीके से केवल 12 न्यूटन दिया हुआ है तब इसका मतलब वो तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ मात्रा दी हुई है, लेकिन बल अपने आप में कैसी सदिश राशि है तो वहां पे दिया जाना चाहिए 12 न्यूटन ईस्ट साइड, इस तरीके से कोई ना कोई दिशा दी जानी चाहिए। ओके, अगर दिशा नहीं दी गई है तो वो एक तरीके से मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसे एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो उसे सिर्फ 12 न्यूटन ही लिखना पड़ेगा, उसमें दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ मात्रा बता दो आप। ठीक है, ऊपर जो इस तरीके से मैं रो लगाया हुआ है वो सदिश राशि के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी के ऊपर हम वेक्टर में इस तरीके से लगाएंगे, स्पीड के ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्पीड जो है वो अपने आप में कैसी राशि है, अदिश राशि, उसमें दिशा नहीं होती। ऐसे ही मैंने डिस्टेंस का बताया था, डिस्टेंस जो है वो कैसी है, अदिश है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। और ये फॉर्मूला है याद रखना, F इक्वल टू एम ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फोर्स दे दिया जाएगा कि इतना 12 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, द्रव्यमान दे दिया जाएगा वस्तु का, त्वरण ज्ञात करो, इस तरीके के सवाल दिए जा सकते हैं। ओके, फोर्स। अब फोर्स के टाइप्स में अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या प्रकार होते हैं, देखो, एक तो होता है संपर्क फोर्स, एक होता है गैर संपर्क फोर्स। इंट्रैक्शन जरूर होगा दोनों ही कंडीशन में, दो वस्तुओं के बीच में अंतः क्रिया जरूर होगी, दो वस्तुएं होना जरूरी है, अंतः क्रिया होना जरूरी है दोनों वस्तुओं के बीच में, तभी वो फोर्स काम करेगा। ओके, फोर्स तभी कहलाता है जब दो वस्तुओं के बीच में परस्पर क्रिया हो रही होगी। ओके, लेकिन अब ऐसा हो सकता है, एक तो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इस तरीके से, भाई मेरा हाथ जो है इस वस्तु के साथ में डायरेक्टली संपर्क में है इस तरीके से, तो ये होता है अपना कॉन्टैक्ट फोर्स। और कुछ जो कंडीशन मैंने बताई थी अपना चुंबक वाली, कि दो चुंबक हैं, दो चुंबक अगर एक दूसरे से टच भी नहीं हो रही हैं फिर भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है गैर संपर्क फोर्स यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, लग तो रहा है फोर्स, क्रिया दोनों के बीच में हो रही है, तो वो कौन सा हो गया, गैर संपर्क यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क पर में दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये महिला इधर बॉक्स को पुश कर रही है तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, और इधर की साइड में जो आप चुंबक देख रहे हैं, इन चुंबकों में
एक दूसरे से टच नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, क्रिया दोनों के बीच में हो रही है। द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे दोनों बॉडीज जो है वो कॉन्टैक्ट में है। ओके, अच्छा, संपर्क बल के एग्जाम्पल और गैर संपर्क बल के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल मीन्स दो वस्तुओं के बीच में, अब ये जो बोतल है ये अगर टेबल के ऊपर रखी है तो टेबल और इस बोतल के बीच में घर्षण बल या इनर्शिया वाला मौजूद होता है। ओके, बट उसे छोड़ते हैं, हम अपने हाथ से एग्जांपल समझते हैं। अगर अपने हाथ की दोनों हथेलियों को हम इस तरीके से रगड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ से इस साइड में जाने पे और तेज से रगड़ने लग जाएंगे तो उस बल के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होने लग जाएगी। तो घर्षण बल जो है वो ये इस तरीके से दो वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट होने पर होता है। ओके, किसी भी वस्तु को आप टेबल पे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वहां पे ऑटोमेटिक वहां पे घर्षण होता है। ओके, अगर घर्षण जीरो है तो वहां पे जो वस्तु है वो स्थायी रूप से टिक नहीं पाएगी। आप जो चल रहे हैं ना वो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। ज्यादातर चीजें जो आप देखते हैं रियल लाइफ में वो घर्षण के कारण ही पॉसिबल हो पाती है, आगे आपको बताऊंगा। ओके, दूसरा होता है तनाव बल। घर्षण बल को इंग्लिश में बोलते हैं अपना फ्रिक्शनल बल। दूसरा होता है तनाव बल। आप किसी रस्सी को खींच रहे हो तो उस रस्सी पे टेंशन हो रही है, उसका तनाव बल लग रहा है। ओके, उसके अलावा आरोपित बल यानी पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। ओके, एंड आप जिम वगैरह में जाते हो तो वहां पे भी अप्लाइड फोर्स लगाते हो। आप किसी चीज को खींच रहे हो नीचे की साइड में, यानी आप क्या कर रहे हो, उसे खींचना, एंड आप उसे धक्का देके ऊपर ले जा रहे हो तो पुश करना होता है। ओके, उसके अलावा सामान्य बल, नॉर्मल फोर्स, सामान्य बल नहीं, एक्चुअली में लंबवत बल है, लंबवत बल। ठीक है, लंबवत बल होता है किसी भी वस्तु के लंबवत जो फोर्स लगाया जाता है वो लंबवत बल। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, आपको आई थिंक टेबल नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल पे रखी हुई है। इस टेबल के कारण ऊपर की साइड पे इसमें फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार, वो इन दोनों की जो टच है उसके लंबवत लग रहा है। ऐसे ही ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की साइड में लग रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोर्स जिसे लंबवत बल बोला जाता है, ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है टेबल पर इस तरीके से, तो नीचे की साइड में जो बल लग रहा है वो तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, और उसकी वैल्यू mg होने वाली है इस वस्तु का द्रव्यमान इनटू गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है 9.8 उसके। ओके, एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसे बोलते हैं। एंड ऊपर की साइड में यहाँ पे प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है उसे बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। ओके, जिसे यहाँ पे आर से यहाँ पे डिनोट किया गया है, यानी लंबवत बल ऊपर की साइड में लग रहा है। ओके, ऐसे ही एक अगला एग्जांपल होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग पर आप किसी वस्तु को लटकाते हैं तो स्प्रिंग पे फोर्स लगता है, वो स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। यानी ये वस्तु है स्प्रिंग पे लटकी हुई है, नीचे की साइड में गुरुत्वाकर्षण बल। अब स्प्रिंग अपनी साइड में ऊपर की साइड में जो बल लग रहा है एफ फैक्टर स्प्रिंग, वो ऊपर की साइड में जो बल लग रहा है वो स्प्रिंग के कारण लग रहा है, उसे स्प्रिंग फोर्स को लगते हैं। ओके, और उसके कारण उसके बाद में एयर रेजिस्टेंस फोर्स यानी वायु का प्रतिरोधी बल जो होता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति जैसे पैराशूट लेकर के ऊपर से कूदता है तो वायु का जो बल लग रहा है उस पैराशूट पे, उसके कारण ही वहां पे प्रतिरोध के कारण ही वो अचानक से तेज गति से नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है पैराशूट वाला। ओके, तो ये अपने कांटेक्ट वाले रहे। अब कांटेक्ट इसमें किसका रहा, वायु का किसके कांटेक्ट रहा, किससे कांटेक्ट रहा, पैराशूट से कांटेक्ट रहा। इस वाले में क्या रहा, वस्तु का कांटेक्ट किससे रहा, स्प्रिंग से रहा। इसमें वस्तु का कांटेक्ट जो है वो किससे रहा, सतह से रहा, जिसके ऊपर की साइड में नॉर्मल फोर्स यानी लंबवत बल रखा है। यहाँ पे किसी वस्तु से कांटेक्ट है, यहाँ रस्सी से कांटेक्ट है, यहाँ दो वस्तुओं को रगड़ना जिस तरीके से घर्षण होता है वो होता है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। संपर्क बल जिसमें दो वस्तुओं के बीच में आपस में डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो या कांटेक्ट हो। ओके, गैर संपर्क फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपका आप देखते हैं अगला एक टॉपिक आएगा, अपने लास्ट टॉपिक जो है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। एक तो स्थिर वैद्युतिकी है एंड एक है अपना विद्युत प्रवाह। तो उसमें अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे वहाँ पे एक आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है, और वहाँ पे अगर किसी अन्य आवेश को लाने की कोशिश की जाती है तो उस पर कैसे वहाँ फोर्स होता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल ये भी अब नॉन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट कैसे है कि अगर आप किसी वस्तु को ऊपर रखे हुए हैं, इस जगह पे रखे हुए हैं, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल उसकी पृथ्वी की सतह से आपको लगता है, प्रतीत होता है, बट गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो ऑब्जेक्ट के केंद्र से लगता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से लगता है।
तो जो कोई भी वस्तु जैसे ये ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे की साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट में नहीं है अपनी पृथ्वी के सेंटर के, ओके। एंड चुंबकीय बल आपको बता ही चुका हूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। ये पृथ्वी वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि बाहर कोई भी वस्तु है और उसे रख देते हैं तो वो नीचे की साइड में उसे खींचने लग जाती है पृथ्वी। एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबक जो है वो आपको एग्जाम्पल में बता ही चुका हूँ, ओके। अगर समान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ओके। अब फोर्स का अन्य तरीके से टाइप देखते हैं। या तो फोर्स संतुलित हो सकता है या असंतुलित हो सकता है, या तो बैलेंस्ड हो सकता है और या नॉन बैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों बल समान और विपरीत दिशा में है तो वो कैसा कहलाएगा, संतुलित बल। और इसमें क्या रहेगा, वस्तु कैसी रहेगी, स्थायी रहेगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे दो पहलवान है, ठीक है, दो पहलवान है या दो कार ले लीजिए, दो कार है आपस में, उन दोनों कारों की ताकत समान है, ओके। इन दोनों को टकराते हैं, ये वाली कार इस साइड में फोर्स लगा रही है, ये वाली इस साइड में लगा रही है, ठीक है। अब दोनों का फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये बराबर में रहेंगी, ये ना इधर जा पाएंगी ना इधर जा पाएंगी, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है, दोनों का फोर्स बराबर है, ओके। तो वो क्या होता है अपना, जिसे बोलते हैं अपना संतुलित बल, यानी समान बल होना चाहिए एंड और उसके अलावा उनमें जो दिशा जो विपरीत होनी चाहिए। अगर दो पहलवान हैं, अगर दोनों पहलवानों में ताकत बराबर है, दोनों के अंदर बल बराबर है और दोनों को आप लड़ाते हैं विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो काफी समय तक जो है वो एक दूसरे को एक ही जगह पे स्थायी रखेंगे, ठीक है ना। ये इधर पीछे खींचा जा रहा है ना ये इधर पीछे की साइड में जा रहा है। जो जिसका बल कम होता जाएगा और जिसका बल थोड़ा अधिक रहेगा, एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, वो बल रहेगा, वो उस दूसरे वाले पहलवान को हरा देगा। इस तरीके से हुआ। तो बैलेंस फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो अपनी टेबल वाला जो एग्जांपल है वो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, ओके। इसमें क्या है कि ये टेबल है, ओके, इस पर यहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई है, साइंस की पुस्तक रखी हुई है इस तरीके से यहाँ पे, ओके, कोई भी पुस्तक मान लेते हैं। अब नीचे की साइड में इसमें क्या फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, वो mg होता है, ओके। वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है और उसमें g का मान लग जाता है, 10 लगा लो या 9.8 लगा लो। उसके जस्ट अपोजिट में अपना नॉर्मल फोर्स लगता है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है। तो टेबल उसे पुश कर रही है ऊपर और नॉर्मली ये इक्वल में रहता है, ओके। नॉर्मली क्या, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में अगर जो टेबल है उसकी क्षमता अगर जो ऊपर से नीचे की साइड में फोर्स आ रहा है उसे सहन करने की है, तब तक वो टेबल बिल्कुल सही रहेगी। अगर फोर्स अगर ज्यादा लगा देंगे, अगर अधिक भार वाली वस्तु वहां पे रख देंगे टेबल पे, तो वो टेबल टूटने के चांस रहेंगे। तो ये बैलेंस फोर्स है। अब बैलेंस्ड है तो वस्तु जो है वो स्थायी रखी रहेगी, ओके। अगर मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो एक तो नीचे की साइड में mg लग रहा है, दूसरा टेबल के कारण इस पे ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, बट यहाँ पे बैलेंस्ड है दोनों ही, तो ये वस्तु स्थायी रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये होता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है नॉन बैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड जिसे बोल सकते हैं। तो बलों में अंतर होता है, एक बल अधिक हो सकता है, एक बल कम हो सकता है, और वस्तु क्या होगी इसमें, गति करेगी, ऑटोमेटिक, निश्चित सी बात है, वस्तु क्या होगी, गति करेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे फुटबॉल रखी थी, इस जगह पे फुटबॉल रखी थी, ये भाई साहब आए, इन्होंने अपने पैर से किक मारी यानी फोर्स लगाया उस गेंद पे। अगर ये गेंद पत्थर होता है यहाँ पे और पत्थर जो है वो स्थायी होता है इस जगह पे, तो क्या ये उसे पत्थर को चिढ़ा पाते या उसे पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर पाते, पोजीशन नहीं कर पाते। बट यहाँ पे पत्थर का जगह यहाँ पे फुटबॉल है और फुटबॉल का जो mg लग रहा है नीचे की साइड में वो कम होगा, काफी कम मात्रा में होगा। जैसे ही उन्होंने किक मारी वो बॉल जो है वो दूसरी साइड में चली जाएगी, क्योंकि इनका जो फोर्स लगने वाला है इस पर वो नीचे की साइड में ये जो फोर्स लग रहा है उससे अधिक है। एंड मोर इंपॉर्टेंट, इसमें डायरेक्शन भी चेंज है, क्योंकि इस डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे कोई थर्ड डायरेक्शन जो है इन दोनों के जो इनके नेट फोर्स के रूप में निकल के आ जाएगी। तो ये कैसा है, अनबैलेंस्ड है, उसके कारण वस्तु ने क्या किया, गति की, मोशन किया, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। बल का मात्रक आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट में न्यूटन है, ऐसा यूनिट में न्यूटन है बल का मात्रक, ओके, पहले भी बता चुका हूं। एक न्यूटन की अगर वैल्यू निकालनी है तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने सूत्र बताया था, F इंटू एम, F इक्वल टू एम डॉट एम, एम इंटू ए, ठीक है। इसमें आप वेक्टर लगाना चाहें तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, बट मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ओके। बाकी सदिश राशि है। तो अगर 1 न्यूटन लेके आना है तो 1 किलोग्राम का भार ले लो और
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें त्वरण जनरेट करवा दो, एक्सीलरेशन जनरेट करा तो वो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, देख लो यहाँ पे परिभाषा क्या होगी 1 न्यूटन की। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर स्क्वायर का त्वरण देने के लिए आवश्यक बल 1 न्यूटन के बराबर होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। और कुछ अलग यूनिट्स जो हैं वो आप याद रख सकते हैं बल की। एक तो होती है डायन सीजीएस पद्धति में, एक होती है पाउंडल। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, डायन एंड पाउंडल, ये आप याद रखने की कोशिश करना। पूछा जा सकता है क्योंकि अब ये जो न्यूटन है जो है वो एसआई यूनिट, एसआई पद्धति के अनुसार है। ओके, एंड डायन जो थी वो पुराने टाइम पे यूज की जाती थी या छोटे लेवल पे यूज की जा सकती है। ओके, तो डायन आप याद रख सकते हैं। ओके, ये किसका मात्रक है, ये अपना बल का ही मात्रक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, फोर्स क्लियर हुआ। अच्छा, ये यहाँ पे पिछले टाइम पे भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था मास एंड वेट के बारे में, द्रव्यमान और भार के बारे में। द्रव्यमान के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु के अंदर जो द्रव्य उपस्थित है उसकी वैल्यू क्या है, ये होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रा मैंने आपको बताई थी केजी। ठीक है, द्रव्यमान को मैंने बताया था कि अदिश राशि है। ओके, दूसरा होता है भार। उस द्रव्यमान के कारण उस वस्तु पर कुछ बल लग रहा है नीचे की साइड में, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है। ओके, उस द्रव्यमान और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है, तो वो होता है भार उसका। ओके, नॉर्मली हम जब आप किसी मशीन पर जाके अपना वजन नापते हैं, मापते हैं, तब आप जैसे कि 50 किलोग्राम निकल के आया, तो एक्चुअली में आप वजन नहीं माप रहे हो, भार नहीं माप रहे हो, आप अपना द्रव्यमान माप रहे हो। यानी हमारी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो मापा जा रहा है। ओके, तो वो होता है अपना द्रव्यमान। बट अगर हम भार की बात करें तो हमारा भार होता है 500 न्यूटन। पहली बात तो वजन की बात अगर आ रही है तो वजन एक फोर्स है, बल है, भार जो है एक बल है, और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक जो है वो किलोग्राम नहीं हो सकता। तो आप मिसअंडरस्टैंड करते हो चीजों को और वो फ्लो में चल रहा है, चलता रहता है कि हमारा वजन 60 के जो किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है। आपका वजन नहीं है वो आपका द्रव्यमान है। आपका वजन या भार जो है वो 60 × 10 करेंगे तब 600 न्यूटन निकल के आएगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ। द्रव्यमान, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ओके, अमाउंट ऑफ मैटर इन दी बॉडी क्या कहलाता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान अपने आप में एक अदिश राशि है, जैसा कि मैंने बताया, उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। भार क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भार निर्मित होता है, ये सदिश राशि है। ओके, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, इसका मात्रक जो है वो न्यूटन है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर आप पृथ्वी का द्रव्यमान 60 केजी है और पृथ्वी पर आपका भार 600 न्यूटन होगा। ओके, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका द्रव्यमान जो है वो 60 केजी है तो पृथ्वी पर आपका भार जो होगा वो 600 न्यूटन होगा। ओके, ये एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप पृथ्वी पर द्रव्यमान जो 60 केजी है तो न्यूटन होगा। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाते हो तो आपका भार जो होगा वो 0 न्यूटन होगा। क्यों 0 न्यूटन होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 0 हो गया। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपना भार जो होता है, भार इक्वल टू m.g होता है, मास इनटू गुरुत्वाकर्षण बल। अब वहां पे मास तो आपका 60 kg ही रहेगा, निश्चित सी बात है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अंतरिक्ष में चल जाओ तो भी आपकी बॉडी वही रहने वाली है, बॉडी के अंदर जो पदार्थ है वो वही रहने वाले हैं, बॉडी के अंदर जितने भी मैटर्स हैं वो रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। आपका मास तो 60 kg रहेगा, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका वजन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, आप पे लगने वाला भार जो है वो नीचे की साइड में वो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये स्पेस स्टेशन का फोटो है। ओके, तो स्पेस स्टेशन में आप जैसे जाएंगे ना, आप बिलीव करो या नहीं करो, वहां पे 0 ग्रेविटी होती है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सीधे हो या उल्टे हो, वहां पे कोई मैटर नहीं करता। वहां पे आप अगर आपका सर नीचे की साइड में और पैर ऊपर है तो भी वो सर नीचे ही रहेगा, पैर ऊपर ही रहेंगे। वहां पे कोई फिक्स है ही नहीं कि ऊपर दिशा ये नीचे दिशा ये। ठीक है, तो स्पेस में जैसे यहाँ पे खेल रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए परेशानी भी होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पानी पीते हो, इस बोतल में से आप पानी निकालते हो और इस तरीके से करते हो तो वो पानी नीचे की साइड में गिर जाएगा, क्योंकि उस पानी की बूंद पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू है 9.8 या 10 मान सकते हो, मैं 10 ही बोलूंगा, वैसे 9.8 होती है। ओके, तो जी की वैल्यू है यहाँ पे 9.8 या 10। बट आप जब अंतरिक्ष में चले जाते हो या चंद्रमा पे चले जाते हो, चंद्रमा पे 1.6 है, चंद्रमा पे कम हो जाती है। आप चंद्रमा पे जब उछलोगे ना
तो जहां यहाँ जितना पृथ्वी पर उछल पाते हो, अगर आप पृथ्वी पर कोशिश करके भी 1 मीटर उछल रहे हो तो चंद्रमा पे आप 5 मीटर और 6 मीटर ऊंचा उछल जाओगे, क्योंकि आप पर भार कम लग रहा है, आप पर फोर्स नीचे की साइड में कम लग रहा है। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अपने ऋषि मुनियों ने बहुत पुराने समय पे सही बताए हुए हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये संसार जो है वो एक अपने आप में एक माया जाल है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कॉन्शियसनेस माइंड में, सब कॉन्शियसनेस माइंड में भरी हुई हैं, लेकिन वो फाल्स हो सकती हैं, झूठी हो सकती हैं। एक्चुअली में वो भरी हुई हैं, सबके में भरी हुई हैं। जैसे कि एक एग्जांपल कि आप सीधे हो पृथ्वी पर या उल्टे हो। ठीक है, अब इसे साइंटिफिक वे में देखा जाए ना, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, तो आप पृथ्वी पर उल्टे लटक रहे हो। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये ग्लोब है, ये अपना जो अपना बोतल है। ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर आप उल्टे लटक रहे हो, पृथ्वी आपको खींच रही है पैरों की तरफ से, आपका सर जो है वो अंतरिक्ष की साइड में, बाहर की साइड में है। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है वो सीधे हैं, बट एक्चुअली में आप उल्टे हैं। ओके, मैं आपको ग्लोब दिखाता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, ये गेंद, ठीक है, गेंद के तरीके से 3D में आप यह ग्लोब देख रहे हैं। ओके, आप खुद से सोचिए, अब आपके दिमाग में ऐसा रहता होगा कि आप पृथ्वी पे बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं। ओके, पृथ्वी पे आप बिल्कुल समतल, पृथ्वी है, पहली बात तो समतल नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी इस तरीके की है, गोल है। ओके, अब आप ये सोच के बताइए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो और हम इंडिया वाले इस जगह पे हैं, तो क्या इस जगह पे कोई व्यक्ति टिक सकता है क्या? इस जगह पे आपके दिमाग के अनुसार जो फॉल्स कॉन्शियसनेस भरी हुई है उसके अनुसार तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है तभी वो टिक सकता है। ठीक है, इसी कंडीशन पे टिक सकता है। बट यहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो क्या वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा ना आपके अनुसार। तो वो टिक क्यों रहा है? वो क्यों वहां से जुड़ा हुआ है? क्योंकि पृथ्वी अंदर से वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हर वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। हम जो है, हमें उल्टी तरफ से पृथ्वी ने खींचा हुआ है, हमारे पैर जो है वो पृथ्वी की तरफ खींचे हुए हैं, और हमारा जो सर है और ऊपरी हिस्सा है वो अंतरिक्ष में है। जिस दिन मान लीजिए किसी दिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, उसी दिन जिस डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही है उसी डायरेक्शन में हम सभी लोग अंतरिक्ष में गायब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। ओके, एंड इस तरीके से अगर पृथ्वी घूम रही है तो मान लीजिए जैसे इंडिया वाले यहाँ पे इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे और कोई व्यक्ति है इंडिया में इस जगह पे लोकेशन पे, तो वो व्यक्ति जिस स्पीड से वो पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड से और जिस पॉइंट पे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हुआ है उसी जगह पे वहां से वो अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा। ओके, सो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है हमारे दिमाग में भरी हुई है। ठीक है, बट साइंस क्या कहता है ये आप समझने की कोशिश कर लीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो है ये लोग जो है वो स्पेस स्टेशन में यानी अंतरिक्ष में अपना फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति उल्टा आपको दिख रहा है ना, वो उल्टा नहीं है एक्चुअली में, उसके लिए वो नेचुरल पोजीशन है, वो उस तरीके का ही रहेगा, उसे कोई फोर्स नहीं हो रहा है। अगर वहां पे आप खाना खाओगे ना, खाना खाने बैठ जाओगे तो खाना खाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे। ठीक है, उसके अलावा आप पानी का जो सिस्टम है, आप जैसे कि पानी निकाल लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, यहाँ पे तो पानी अगर निकालोगे बूंद नीचे की साइड में चल जाएगी, वहां पे आप बूंद को छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाहर घूम के आ जाइए, बूंद वहीं पे मिलेगी, आप आइए और उस बूंद को फिर से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे आप अंदर ले सकते हैं। ओके, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके कारण वहां पे फोर्स लग पाए, दूसरी इंटरेक्शन के लिए कोई फोर्स है नहीं वहां पे। ठीक है, ओके, तो अंतरिक्ष में जो आपका भार 0 हो जाता है, जबकि द्रव्यमान वही रहेगा जो अपना पृथ्वी पर था। ओके, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण, त्वरण अंतरिक्ष में 0 होता है, पृथ्वी पर 10 होता है, और अपना इस पे चंद्रमा पे जाने पर 1.6 होता है। ओके, ऑन दी अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, पृथ्वी पर जो अपना त्वरण जो होता है वो अपनी ग्रेविटी के कारण होता है। अच्छा, एक नॉर्मल आप जैसे सुनते हैं, आपने सुना ही होगा, जब आप डाइट करते हो ना तो ऐसे बोलते हो कि मैं वजन घटा रहा हूं या अपना भार कम कर रहा हूं। एक्चुअली में आप भार कम नहीं कर रहे हो, भार तो ऑटोमेटिकली कम होने वाला होता है, वजन ऑटोमेटिकली कम होने वाला होता है। आप जब डाइट कम करते हो, मतलब उसका मतलब ये कि आप खाना कम खा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी के अंदर जो मैटर है ना उसे कम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, भार
उसमें 10 का गुणा करने पर आता है। ओके, जब हम डाइट पर होते हैं तो हमारे शरीर के द्रव्य की मात्रा को हम कम करना चाहते हैं। हम वेट लॉस जो है वो नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कर रहे हैं मास लॉस, हम द्रव्यमान को घटा रहे हैं। ठीक है, और वेट लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर 60 केजी आपका द्रव्यमान था, कुछ समय बाद में आपका 50 केजी हो गया, तो 60 केजी के टाइम पे आपका वेट जो होगा वो 600 न्यूटन होगा, और 50 केजी के टाइम पे आपका वेट क्या होगा, 500 न्यूटन होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम। अलग अलग प्रकार के बलों के फ्री बॉडी डायग्राम्स, यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग प्रकार के फोर्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से जितना मैं कवर करा सकता हूँ उतना कवर करा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। बाकी ये फोर्स जो हैं अपने आप में पूरे, जो अपना साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं 11th 12th में जो साइंस लेते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। अभी मैं आपके लिए अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि आगे आने वाले समय पे जब भी हमें टाइम मिलेगा तब एनसीईआरटी की वीडियोज कवर कराएंगे हम। तो उसमें हम 11th और 12th का साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें फुल डिटेल में कराया जाएगा। अभी जो एक कोर्स चल रहा है वो आप 11th और 12th के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए क्रैश कोर्स हो सकता है, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फुल कोर्स है, क्योंकि इनसे बाहर नहीं आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग बलों के प्रकार में सबसे पहला एक बॉडी है, ठीक है, जो कि अपने टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, एक पुस्तक जो टेबल पे रखी हुई, तो टेबल मैंने ये टेबल की सतह बना दी इस तरीके से। ओके, यहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई है, इस तरीके से पुस्तक मैंने रख दिया है। पुस्तक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये पुस्तक रख दी मैंने, पुस्तक का नाम ए है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं? एक तो लगने वाला है इस पुस्तक के सेंटर से नीचे की साइड में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जिसका मान क्या होगा, m/g, ठीक है, यानी द्रव्यमान इंटू जी। और इस पे एक ऊपर की साइड में जो बल लगने वाला है वो अपना लंबवत F नॉर्मल। ओके, ये आपको मैंने पहले बता दिया, F नॉर्मल यानी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ये लग रहा है। ओके, एक पुस्तक को ढक्का लेना, फिर से टेबल बना देता हूँ, एक सेकेंड, फिर से मैंने ये टेबल बनाई है एंड इस पे मैं एक पुस्तक रख देता हूँ दूसरे कलर में, ये एक पुस्तक रख दी मैंने। ठीक है, इस पुस्तक को अगर कोई व्यक्ति धक्का दे रहा है इस तरीके से, ओके, यहाँ पे इसे पुश कर रहा है, ये व्यक्ति इस पुस्तक को पुश कर रहा है, तो क्या कौन कौन से फोर्स इस पे काम करने वाले हैं? एक तो इस व्यक्ति के कारण इस पुस्तक पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है व्यक्ति वो लगने वाला है। दूसरा, इन दोनों के यहाँ पे एक दूसरे से कांटेक्ट में होने के कारण, यहाँ पे सतह के कारण यहाँ पे एक घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल जो लगेगा जिस साइड में बल लग रहा है उसके अपोजिट में लगता है। ओके, इस साइड में बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, इसके अपोजिट में यहाँ पे घर्षण बल लगने वाला है। ठीक है, एफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है। ओके, एक तो ये बल हो गए। दूसरा, पहले वाले बल लग ही रहे हैं, नीचे की साइड वाला बल लगेगा ही, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही, और ऊपर की साइड वाला बल लगेगा ही, जो अपने आप को दोनों को संतुलित बल है। ओके, उसके बाद में रस्सी द्वारा ऊपर खींचना, रस्सी के द्वारा अगर किसी वस्तु को ऊपर हम खींच रहे हैं, ओके, जैसे कि ये वस्तु है, कोई वस्तु है और यहाँ पे ये रस्सी लगाई हुई है। ओके, इस रस्सी के द्वारा हम किसी वस्तु को ऊपर खींच रहे हैं, तो कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं? इस वस्तु पर एक फोर्स तो हमेशा ही लगने वाला है, F=mg, यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ लगने वाला है। ऊपर की साइड में रस्सी पर हम खींच रहे हैं तो इस रस्सी पर टेंशन बल लगने वाला है। ठीक है, एफ टेंशन फोर्स लगने वाला है रस्सी वाला। ओके, एफ टेंस फोर्स लगने वाला है। उसके बाद में फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु जो है वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ये तो सबसे आसान है, एक वस्तु ए है, इस पे एक फोर्स तो हमेशा लगने वाला ही है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, इस पे अपना गुरुत्वाकर्षण बल तो लगने वाला है ही। ओके, एक उड़ती हुई वस्तु, ठीक है, अगर कोई वस्तु उड़ रही है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक चिड़िया है या कोई वस्तु है वो ऊपर की साइड में उड़ रही है, एक तो नीचे की साइड में उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला ही है, Fg या mg हो जाएगा ये। ओके, और एक फोर्स और लगने वाला है, जो मैंने इस वस्तु में यहाँ पे फोर्स लग रहा था ना mg, उसमें नेग्लेक्ट कर लिया था। एक फोर्स हमेशा लगता है अगर कोई वस्तु उड़ती हुई है, तो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वायु का प्रतिरोध, क्योंकि वायु भी कांटेक्ट में होती है अपने आप में। ओके, बट हम उसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बट अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो वहां पे वायु मैटर करती है। जैसे कि आप अपना जो ऊपर से कूदते हैं जो लोग पैराशूट लेकर, ठीक है, उन पर दो फोर्स काम करते हैं पैराशूट पर। एक तो व्यक्ति के कारण नीचे की साइड में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जिस कारण व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है,
और जो पैराशूट है उसका कांटेक्ट जो है वो वायु के कणों से है, और वायु के कणों पे हम नीचे की साइड में दबाव दे रहे हैं, तो वायु के कण जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार। तो वायु के कणों के कारण उस पर ऊपर की साइड में फोर्स लगता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एफ एयर रेजिस्टेंस। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ। एंड उसके बाद में हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ से। आई थिंक ये मैंने आपको डायग्राम बता दिए, इस तरीके के अगर एग्जाम में सवाल आए तो इस तरीके के आप डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया, फ्रिक्शन फोर्स बता दिया, अप्लाइड फोर्स मैंने आपको बता दिया, टेंस फोर्स मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा ग्रेविटेशनल एयर रेजिस्टेंस आपको बता दिया, ठीक है। दो रस्सियों से खींच रहे हैं तो वहां पे टेंस फोर्स या पुली से खींचने पे। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें नेट फोर्स ज्ञात करना है यहाँ पे आपको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु का नाम ए है। ओके, उस पर नीचे की साइड में, मैं पेन चेंज कर देता हूं, रेड पेन, नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल के कारण, और वहां पे वैल्यू दी गई है 3 न्यूटन की। बोले भाई साहब नीचे की साइड में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, वस्तु किसी टेबल पे रखी हुई है, इसलिए उस पर अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एफ नॉर्मल लगने वाला है, लंबवत बल ऊपर की साइड में, वो भी 3 न्यूटन बराबर मात्रा में लग जाएगा। ओके, वस्तु अगर किसी ऑब्जेक्ट जो है किसी समतल जगह पे रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है, तो वहां पे 3 न्यूटन का बल जो लगेगा। ओके, आई थिंक ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की साइड में ये काम कर रहा है, ये ऊपर की साइड में काम कर रहा है। मैंने बताया कि अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में और समान है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वस्तु एक तरीके से स्थायी रहेगी। लेकिन यहाँ पे 2 और बल काम कर रहे हैं। इधर की साइड में किसी व्यक्ति के द्वारा फोर्स अप्लाइड किया गया, यानी आरोपित बल किया गया 5 न्यूटन का, और जब भी कोई आरोपित बल लगाया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि नीचे की सतह के कारण वहां पे घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे घर्षण बल की भी वैल्यू उसने दी हुई है 5 न्यूटन की वैल्यू, ठीक है, 5 न्यूटन की घर्षण बल लग रहा है। ओके, तो क्या इस वस्तु में कोई मोशन होने वाला है? नहीं, क्योंकि ये भी संतुलित बल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। अगर यहाँ पे एग्जांपल में मैं चेंज कर देता हूं, अगर इस जगह पे मैं ये 5 न्यूटन की जगह जैसे ही 6 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल है ही, बट यहां पे नेट फोर्स जो हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा, और 1 न्यूटन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये वस्तु जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा। आई थिंक पहले वाली कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा। पहली वाली कंडीशन में कुल नेट फोर्स कितना रहा? 0। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने आंसर लिखा होगा 0 नेट फोर्स। ओके, 0 न्यूटन। पहली वाली कंडीशन में क्या रहा? 0 न्यूटन। अब सिचुएशन भी देखते हैं। ओके, एक तरीके से सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस तरीके के। ओके, जैसे कि वो वस्तु ए, वही ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन का है, ऊपर की साइड में 3 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन 5 न्यूटन का लग रहा है, तो वस्तु पे क्या फोर्स होने वाला है? नेगेटिव इस साइड में वहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। ओके, ये अपना नेट फोर्स जो हो जाएगा 5 न्यूटन का हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन में दिखाया हुआ है। ओके, एंड उसके बाद में सिचुएशन सी। अच्छा, एक चीज और, फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन के कारण वस्तु स्थायित्व में रहती है, जड़त्व में रहती है। फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है, फ्रिक्शन के कारण वस्तु मूवमेंट नहीं करती है। फ्रिक्शन जो है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। घर्षण का मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु की स्थिति के परिवर्तन में विरोध कर रहा है वो, और फ्रिक्शन के कारण वस्तु में मूवमेंट नहीं होता है। अगर फ्रिक्शन वैल्यू 5 वैल्यू है, ठीक है, तो अगर हम इस साइड से इस वस्तु को खींचना शुरू करें, 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वस्तु नहीं खींचेगी, 2 न्यूटन लगाएंगे तो भी वस्तु नहीं खींचेगी, तब तक वो सामने में रहेगी, ठीक है। 3 न्यूटन लगाएंगे तब भी नहीं खींचेगी, 4, 5 तक भी वस्तु सामने में रहेगी। ओके, फ्रिक्शन के कारण वस्तु ऑटोमेटिक जो है वो चलती नहीं है। फ्रिक्शन जो है वस्तु को रोकने का बल होता है, जड़त्व का बल होता है। ओके, जैसे ही हम 6 न्यूटन लगाएंगे तब वस्तु इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। ओके, फ्रिक्शन के कारण कभी भी वस्तु जो है वो चलती नहीं है। फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरीके से जो उसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, यहाँ पे सिचुएशन नंबर सी, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल। ये तो बहुत आसान एग्जांपल है, आई थिंक ये आपको तो क्लियर हो चुका होगा। अगर नीचे की साइड में ग्रेविटेशनल है, ऊपर की साइड में नॉर्मल फोर्स है, तो वस्तु स्थायी रहेगी और इस पे फोर्स लगने वाला है 0 न्यूटन। ओके, इधर की साइड में सिचुएशन डी है, जिसमें नीचे की साइड में 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर की साइड में एफ एयर लग रहा है, ठीक है, एफ एयर।
एयर यानी हवा के कारण ऊपर की साइड में बल जो लग रहा है वो 40 न्यूटन का लग रहा है। तो वस्तु में क्या होगा, मोशन होगा, और मोशन कितना होगा, ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा उसके लिए 15 न्यूटन। 15 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में उसका नेट फोर्स हो जाएगा। सिचुएशन सी में 0 न्यूटन था, सिचुएशन बी में 5 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण कोई भी वस्तु जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक एग्जांपल है, एक मकान की छत से 5 किलो भार की वस्तु को पास के स्विमिंग पूल में गिराया जाता है। स्विमिंग पूल में गिरते ही वस्तु पर 50 न्यूटन का प्रतिरोधी बल ऊपर की दिशा में लगता है। निम्न में से कौन सा वेग और समय का ग्राफ है? पहले तो ये समझ पूछना है, पूछा क्या है उसने, यहाँ पे पूछा है उसने कि ग्राफ जो है उसमें आपको ये बताना है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको बताना है। ओके, इस तरीके से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे जो दिए हुए हैं ऑप्शन उनमें से आप चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बनाना है वेलोसिटी एंड टाइम। एक साइड में मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, इस साइड में मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। ओके, नीचे की साइड में है नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में सदिश राशि है तो नेगेटिव वेलोसिटी, और इस साइड में हम टाइम ले लेते हैं। ओके, आप देखिए वस्तु को ऊपर से गिराया जा रहा है, किसी बहुमंजिला इमारत से इस तरीके से, या कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर से यहां से किसी वस्तु को गिराया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या है, पास में ही स्विमिंग पूल है, इसमें स्विमिंग पूल में गिराया जा रहा है। तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी जब गिराया गया, शुरुआत में फर्स्ट पोजीशन में इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके, तो वस्तु जो है शुरुआत में t बराबर 0 पे यहाँ पे है, वेलोसिटी उसकी 0 है। अब उसे हम जैसे ही गिराएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या लगने वाला है, पृथ्वी के कारण जो लगता है गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है। तो ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे तो जी जो गुरुत्वाकर्षण बल 10 न्यूटन वाला वो काम करने वाला, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला वहां पे काम करने वाला है, जिसके कारण वस्तु नीचे की तरफ आती जाएगी। अब एक्चुअली में हम नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव वेलोसिटी में लेते हैं। ओके, तो शुरुआत में 0 वेलोसिटी थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है पर नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। ओके, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है बट नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। अब उसने क्या बोला है, जैसे ही वस्तु स्विमिंग पूल में आती है, स्विमिंग पूल में आने के बाद ही उस पर ऊपर की डायरेक्शन में जो पानी है उसके कारण 50 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, अब जो वस्तु नीचे तक आएगी उस समय तक उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, F इंटू एम इंटू जी। एम कितना दिया हुआ है उसका 5 किलोग्राम। ठीक है, एंड जी कितना होता है 10 मान लेते हैं, 9.8 की जगह। तो 50 न्यूटन का तो वस्तु पर ऊपर से नीचे आ रही थी तब फोर्स लग रहा था। जैसे ही यहाँ पे आई तो उस पे पानी ने 50 न्यूटन का बराबर फोर्स लगा दिया, तो वस्तु इधर सामने हो जाएगी। ओके, तो वस्तु का वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से वहां पे सामने में पहुंच जाएगी, एक तरीके से इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये आपको क्लियर हुआ आई थिंक। एंड उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला होगा। एंड आई थिंक ये वाला होने की बजाय यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कुछ समय बाद में 0 आ जाएगी, कुछ समय बाद में, लेकिन कुछ समय के लिए वो स्थायी रहेगी वेलोसिटी। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड अगर कोई और एग्जांपल देख, ओके अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगर किसी वस्तु को 2 संतुलित बल लगा रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ये तो बहुत आसान है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ओके, ये किसी रस्सी पर फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड में खींच रहा है, इस साइड में खींच रहा है, दोनों का फोर्स बराबर है, तो क्या होगा, वहीं पे रहेगी रस्सी, ना ये व्यक्ति इधर जा पाएगा ना ये व्यक्ति इधर रहेगा, दोनों स्थायी में रहेंगे। ओके, अब तक हम क्या क्या पॉइंट कवर कर चुके हैं, एक बार हम रिवाइज करते हैं। मोशन की बात की, मोशन गति क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, अपने आप में मोशन कहलाता है। ओके, गति कहलाता है। ओके, स्थिति में परिवर्तन की दर जो है वो हमने एक स्पीड के रूप में दी थी। ठीक है, और उसके बाद में हमने स्पीड या वेग में परिवर्तन की दर को क्या नाम दिया था, हमने त्वरण दिया था। ओके, और ये जो मोशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ये जो यहाँ से पोजीशन चेंज हो रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, फोर्स। आप जब भी गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, तो उसका इंजन जो है वो फोर्स जनरेट कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, तभी वहां से मोशन हो रहा है उसमें। ओके, आप साइकिल चला रहे हो तो आपको उस पे पेडल पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आपकी साइकिल चल पाएगी। ओके, जब आप फोर्स लगाते हो तो वहां पे एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। ओके, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है यानी वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको पहले वाले 4 पॉइंट समझ में आ गए। मास और वेट में अंतर मैं बता चुका हूं। द्रव्यमान यानी द्रव्य की मात्रा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, और वेट यानी भार। ठीक है, भार यानी जिसमें हम जी का 10 का गुणा कर देते हैं।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूं। डिस्टेंस अपने आप में अदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पहले अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच में डायरेक्ट दूरी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि आपने जो रास्ता तय किया है उसकी लंबाई बताओ, रास्ते की लंबाई, प्रथम और अंतिम बिंदु की लंबाई नहीं, रास्ता जो तय किया उसकी लंबाई। ओके। स्पीड आदेश राशि मैंने बताई थी, इसमें कोई दिशा नहीं होती, वेलोसिटी में दिशा होती है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी जैसे मैंने ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उस पर हम नेगेटिव वेलोसिटी लेके चलते हैं, क्योंकि नीचे की साइड में आ रही है, नेगेटिव वेलोसिटी लगा के चलते हैं। त्वरण मैंने आपको बताया, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण। और फोर्स जो है वो इन सब के लिए जरूरी होता है। बिना फोर्स के ना तो आप त्वरण जनरेट कर सकते हो और ना ही उसके वेग में परिवर्तन होने वाला है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम ले रहे हैं न्यूटन के नियम।